हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ख़ास तौर से पीआरटी और 6 to 8 के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस और क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस कितना महत्वपूर्ण है, ये जो है कि आपने देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं प्रूफ के साथ में। और फ्रेंड्स, हम लोग 9th की एनसीईआरटी साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। देखिए छोटा सा चैप्टर है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले देखिए इस चैप्टर के हम लोग थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे, और इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं वीडियो के लास्ट में हम लोग उसको भी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर से आपके टीआरई के एग्ज़ाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स सीधे अनुपातिक किसके होता है, तो ये होता है F बराबर M और A, ये होता है फार्मूला। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। क्योंकि फ्रेंड्स वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम होता है, और वस्तु के जो है कि द्रव्यमान के होता है, और वस्तु पर लगने वाला बल भी क्या होता है, त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। ये फ्रेंड्स आपके टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए इस जो है कि एमसीक्यूज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से देखिएगा गति के दूसरे नियम के अनुसार, यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका यहीं से जो है कि पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल तथा गति के नियम, ये आपका चैप्टर है, और यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं, कौन सी गोली मैदान को सबसे पहले भेदेगी। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ जो है कि भेदेंगे। ये टीआरई 3.0 नहीं फ्रेंड्स, ये टीआरई 2.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि प्रूफ के साथ में देख सकते हैं, ये गोली से लगने वाला प्रश्न यहाँ से बना था। और ये देख सकते हैं आप बल तथा गति के नियम, दो प्रश्न मैंने दिखा दिए क्योंकि चैप्टर पूरा कंप्लीट करना था इसलिए फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पर मैं दूसरी बुक का सहारा लिया हूँ, ताकि थोड़े समय में आपको जो है कि पूरा मटेरियल मिल जाए। वैसे तो हम लोग इस चैप्टर को जो है कि पूरा कंप्लीट करेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक से। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट चीज़ों को हाईलाइट किया हूँ जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है और बना भी है। लेकिन उससे पहले मैं दूसरे बुक का सहारा लिया हूँ। यहाँ पर आपको जो है कि कम समय में ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का नियम क्या है, तो देखिए जड़त्व। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है। ये क्या है, जड़त्व का नियम है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे जड़त्व है, और यहाँ पे देखिए जड़त्व, गति का जड़त्व, और यहाँ पे देखिए विराम का जड़त्व। देखिए जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि प्रश्न था। और यहाँ से देखिए गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है, यानी कि जो गति का जड़त्व होता है वो विराम के जड़त्व से अधिक होता है। और जड़त्व का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए I बराबर mr², इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ से देखिए जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान जड़त्व को मापने की क्या है, इकाई है। जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। और न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब, और देखिए यहाँ पे प्रिंसिपिया में लिखा था। यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे देखिए न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था,
तो 1687 ईस्वी में न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए, न्यूटन के गति का पहला नियम यानी कि जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम भी इसको कहते हैं। ये न्यूटन के गति का नियम एक ही नाम है, और जड़त्व का नियम ये भी एक ही नाम है, और गैलीलियो का नियम ये एक ही नाम से जाना जाता है। तीनों एक ही पे आधारित हैं। और देखिए, इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। ये क्या है, पहला नियम है। वह गति में रहना चाहते, लेकिन जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये है। और आपका देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गति के पहले देखिए एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं। 4 आपको ऑप्शंस में एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गति के पहले नियम का अनुसरण करता है। तो देखिए, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री का आगे की ओर झुकना, ये क्या है, गति के पहले नियम का उदाहरण है। देखिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, ये क्या है, न्यूटन के गति के पहले नियम पर आधारित है। सारे एग्जाम्पल हैं। और देखिए, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, ये क्या है, ये भी पहले नियम का उदाहरण है। और देखिए, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तियों का गिरना, ये क्या है, तो न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। देखिए, एक ग्लास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का ग्लास में गिर जाता है। तो ये क्या है, न्यूटन के पहले गति के नियम पर आधारित है। और ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, जिसको हम लोग नीचे पढ़ेंगे। और इतने में आपको जो है कि 60 नोट बना लेना। यहाँ पर देखिए, कांच में पत्थर मारने से फूट जाना, गोली मारने से छेद हो जाना, ये क्या है, तो ये सभी एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपके जो है कि न्यूटन के गति के पहले नियम के उदाहरण रहे थे। और अब देखिए, यहाँ से न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम को हम लोग देखेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपका जो है कि फार्मूला निकल के यहाँ पे क्या आया है, F बराबर ma, जहाँ पर क्या है K क्या है, नियतांक है। और यहाँ से देखिएगा, F का SI मात्रक यानी कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये जो ऊपर जाता है तो इस सेकेंड पे क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। ठीक है, ये न्यूटन के बराबर होता है। और देखिए, F का CGS मात्रक क्या होता है, G यानी कि GCMS पे -2, ये क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 पे 5 क्या होता है, डाइन होता है। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब फ्रेंड्स, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होंगे, वो सदिश राशि होती है। देखिए, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और देखिए, बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है और किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन न होना दृढ़ता कहलाता है। और देखिए, यहाँ से जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। अगर वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ से देखिए, प्रश्न बन सकता है और बना भी है। देखिए, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण 180 अंश होता है। देखिए, जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। और जब समान दिशा में लगता है तो 0 अंश ये कोण होगा। ये आपको जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिए, बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। और यहाँ से इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो किसके एग्जाम्पल हैं, तो न्यूटन के दूसरे नियम का एग्जाम्पल यहाँ पर आप जो है कि देख पाएंगे। पहले नियम का आपने एग्जाम्पल देख लिया और दूसरे नियम का एग्जाम्पल आप देखेंगे। और ये सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो उनको आप जो है कि विस्तृत रूप से हम लोग नीचे पढ़ेंगे। देखिए, दूसरे नियम का उदाहरण देखेंगे तो टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है और गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे
और देखिए बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। और यहाँ से देखिए कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। ये क्या है, तो न्यूटन के जो है कि दूसरे नियम के सभी एग्जाम्पल थे, और एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में यही सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और देखिए नोट में क्या दिया गया है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या होता है, सूत्र प्राप्त होता है। और पहले से परिभाषा और दूसरे से बल का सूत्र प्राप्त होगा। और यहाँ से देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। और यहाँ से देखिए बल हमेशा क्या होता है, जोड़े में होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले क्या है, बल हैं। और ये देखिए न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल क्या है, एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण क्या लगती है, चोट लगती है। तो ये क्या है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से देखिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगती है, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए जमीन पर चोट लगना, ये क्या है, ये भी तीसरे नियम का उदाहरण है। और देखिए पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना, ये भी क्या है, तीसरे नियम का उदाहरण। और नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये भी क्या है, तीसरे नियम का उदाहरण है। और रॉकेट का उड़ना, ये भी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता लगता है। तो यहाँ से आपके स्पष्ट होते हैं। और ट्रिक में यहाँ पे क्या दिया गया है बुक में, देखिए गति या विराम का विरोध होगा तो वहाँ पे प्रथम नियम होगा न्यूटन का। चोट कम या अधिक लगेगा तो यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम लगेगा, ये ट्रिक है। और चोट लगना, ये क्या है, तृतीय नियम है। तो यहाँ से आप जो है कि तीनों नियम को देख लिया। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपने जो देखा, इन्हीं को हम लोग विस्तृत इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्या हैं, क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होगा। और यहाँ से देखिए वस्तुओं को धकेल कर और खींचकर, ठोकर लगाकर उनकी गति अवस्था को बदला जा सकता है। यहाँ से देखिए किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, यह आप जानते हैं। और यहाँ से देखिए किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदल जाती है। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, बल लगने पर देखिए स्प्रिंग फैलती है और बल लगने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल हैं। और देखिए संतुलित और असंतुलित बल के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में पिंड की गति नहीं करती है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, अर्थात यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए अब एक ऐसी अवस्था की परिकल्पना करें, यहाँ से देखिए जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसमें गति प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। और यहाँ से देखिए यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच होता है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपके जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। और यहाँ से ये बनेगा। और यहाँ से देखिएगा, नहीं कि ये देखिए यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या है, संतुलित कर रहा होता है। देखिए अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल
घर्षण बल से अधिक हो जाता है। देखिए असंतुलित बल कार्य करता है इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो बक्सा किस लिए खिसकता है? क्योंकि उस पर असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है। और देखिए यहाँ से साइकिल चलाते हैं तो ये भी क्या है? तो ये भी उदाहरण है, क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होता है। तो इसमें साइकिल का चलना ये भी क्या है? तो ये भी घर्षण बल का जो है कि उदाहरण है। और यहाँ से देखिए गति का प्रथम नियम, अब यही नियमों को हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। जो आपने ऊपर देखा था उसने उतने मात्र से ही आपके ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है कि एनसीईआरटी भी देखना जरूर। देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो ये प्रथम नियम था। यहाँ से फैक्ट निकल के क्या आया है? देखिए यहाँ से, और गति के प्रथम नियम का उदाहरण देखिए, यहाँ से आपको जो है कि पता चल जाएगा। यहाँ देखिए, इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए तो अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज चल पर लगातार चलती रहेगी। यह गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था, मैंने जो है कि प्रूफ के साथ में भी दिखाया था। और देखिए गैलीलियो की पुस्तकें क्या हैं? देखिए सन 1586 में उन्होंने अपनी वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस लॉ वैलेंसिटा लिखी थी। तो इनकी पुस्तक है और उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थ के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया था। तो ये इनकी पुस्तक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में बल लगने वाला घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और मैंने जो है कि ऊपर आपको जो है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। और यहाँ से देखिएगा, ये आपके जो है कि पहले नियम का उदाहरण क्या है? देखिए जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। तो ये पहले नियम का उदाहरण है। तो ये आपने जो है कि ऊपर भी देखा था। और यही सारे एग्जाम्पल। और देखिए जड़त्व तथा द्रव्यमान, देखिए प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामा अवस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका क्या कहलाता है? तो जड़त्व कहलाता है। ये आपने ऊपर भी देखा था। और यहाँ से देखिए गति का द्वितीय नियम, तो यहाँ पे देखिए किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन, यहाँ से देखिए परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का यहाँ पे देखिए इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है? माप है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से देखिए द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को परिभाषा को देखेंगे और इनके नियम को देखिए। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। ये प्रथम नियम था। और दूसरे नियम में हम लोग देखिए क्या देखेंगे? तो इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करती है। और यहाँ से देखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है संवेग नामक। इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। तो संवेग को किसने प्रस्तुत किया था? तो न्यूटन के द्वारा। और किसी वस्तु का संवेग p, द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो ये देखिए संवेग बराबर क्या होता है? तो p बराबर m इंटू v होता है। और देखिए संवेग क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि देखिए संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ से संवेग क्या है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की भी होती है। संवेग का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से हम लोगों को क्या पढ़ना है? गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। तो यहाँ से ये सूत्र आपका जो है कि निकल के आया है क्या? यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये देखिए एफ बराबर एम ए, ये फार्मूला है। साधारण सा इस पे जो है कि
सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी और देखिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखिए केजी मीटर और सेकंड जब लिखेंगे यहाँ पे इनटू में, तो यहाँ पे -2 हो जाता है, यानी कि ये नीचे वाला जब 2 ऊपर जाता है इनटू में तो -2 हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। इसे आइजैक न्यूटन के गति के नाम भी कहते हैं, जिसे एन से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में, देखिए क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है। यानी कि जब देखते हैं, जब मैच होता है तो कोई भी कैच जब आता है तो पीछे की तरफ हाथ को लपकते हैं तो चोट नहीं लगती है। तो ये भी एक उदाहरण है। और यहाँ से देखिए यहाँ से ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए क्रिकेट खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। तो ये क्या है, तो ये द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। और यहाँ से देखिए गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए F बराबर ma। तो यही है आपके जो है कि बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए सवाल भी दिया गया है। और ये PDF जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और देखिए गति के तृतीय नियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। और तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, तो तीसरा नियम भी हमें यही कहता है। देखिए गति के तृतीय नियम को हम इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करती है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर कुछ समय में ही जो है कि क्लियर कर दिया था। तो आप जो है कि वहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। सिर्फ 3 पेज में आपके तीनों नियम क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। और देखिए तृतीय नियम का उदाहरण क्या है, बंदूक से गोली को छोड़ना। ये भी क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम का, गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। और देखिए एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति, ये भी क्या है, गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। और यहाँ से और भी एग्जाम्पल हैं। देखिए और भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं। और यहाँ से देखिए ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, जितनी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे उतनी चीज़ें आपके ऊपर ही क्लियर हो गई थी। देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामा अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल या बाह्य बल कार्य न करे। और यहाँ से देखिए वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। और यहाँ से देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। और जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। और देखिए घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। और यहाँ से देखिए गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। और यहाँ पे देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही सारे फैक्ट हैं और आपने जो है कि सीखा था। और यहाँ से देखिए वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, किसका, संवेग का। और यहाँ से देखिए गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो ये जो है कि चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित अब हम लोग एमसीक्यूज को करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने ऊपर आपको बताया था, ये जो आपको हम ऊपर बताए थे, ये देखिएगा यहाँ से ये, और ये जो है कि आपके ये एक पेज और ये एक पेज और ये एक पेज, इतने में से ही आपके जो है कि
ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन एनसीईआरटी आपको जो है कि पढ़ाना था तो हम पढ़ा दिए हैं। अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज को करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेगा। यहाँ से देखिए आगे आपके जो है कि ये चैप्टर नंबर हमारा 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर लगने पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं? तो उस बल को हम लोग कहेंगे संतुलित बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। देखिए, लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान, यहाँ से देखिएगा, समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता है। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। तो ये मैं एरो भी बनाया हूँ और यही सब फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है, यानी कि किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है, तो ये तीनों क्रियाएं हैं, खींचना, धकेलना और ठोकर लगाना। ये क्या है? ये सभी जो है कि बल की अवधारणा को आधारित करने वाले जो है कि क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जैसे ही चैप्टर आपका 8 स्टार्ट होगा, बल तथा गति के नियम यहाँ से जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक्स में, और मैं जो है कि आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट भी कर दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा, किसी वस्तु पर लगने पर बल लगने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो ये जो है कि आपके बुक्स में भी दिया गया है। और बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बल के प्रयोग से फ्रेंड्स यहाँ पर गति की दिशा में परिवर्तन आते हैं, वेग के परिणाम में परिवर्तन आते हैं और आकार या आकृति में भी परिवर्तन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में वेग परिणाम बदलते हैं अर्थात वस्तु की गति को तेज कर या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग। आप यह भी जानते हैं कि यहाँ से जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो ये तीन जो है कि फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। और देखिएगा, यहाँ से असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। तो असंतुलित जो बल होता है ये वस्तु के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एमसीक्यूज से आपके फैक्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड बल की वाली दिशा में खिसकता है शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों प्रकार के संतुलित नहीं है और असंतुलित बल के पिंड को खिसकने दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट था आपका। और यहाँ से एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। तो ये जो घर्षण बल होता है, जब बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलते हैं तो घर्षण बल हमारा जो होता है ये बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में जो है कि उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये जो है कि घर्षण बल की दिशा में किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है कि ये आपका जो है कि वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये आपके जो है कि फैक्ट हैं और ये दोनों फैक्ट आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। देखिएगा, कुछ बच्चे एक बक्स को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो एक प्रश्न यहाँ से था। और बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच क्या यह घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो संतुलित बल करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। और बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं आगे खिसकता है। तो यही जो दो प्रश्न थे जो मैं यहाँ से बनाया था। और एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर कब खिसकता है? तो एक बक्सा खुरदुरे फर्श पर तब खिसकेगा जब उसको जो है कि हम लोग धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो ये कारण है। और यहाँ से जब आप देखेंगे बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल यहाँ पे देखिएगा, यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है
और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। ठीक है, बच्चे को जोर से धकेलने लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। और यहाँ से ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल जब भी अभी भी क्योंकि घर्षण बल अभी भी यहाँ पर देखिएगा अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को जोर से ज़्यादा धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो जब संतुलित जब जो है कि घर्षण बल से हम लोग ज़्यादा बल लगाएंगे तब जो है कि बक्सा खिसकेगा। यही प्रश्न में कहा गया था। और यहाँ से यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। तो ये जो है कि नियम था आपका गैलीलियो का, जो कि आपके 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दिया गया है देखिए गति का प्रथम नियम, वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। तो निश्चित गति से चलती हैं, आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी पर चढ़ेगी। तो समान दूरी पर जो है कि चढ़ेगी। ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो है कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इनसे प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं तो आप जो है कि अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। देखिए यदि दोनों ओर के तलों को झुकाव समान हो तो गोली उतनी ही दूरी पर चढ़ेगी जितनी दूर तक वह लुढ़की थी। तो यही समान दूरी पर दिया गया है और इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये क्या करेगी, तो ये गोली चलती रहेगी। ये एक प्रैक्टिकल किया गया था और यहाँ पे मैं उस प्रैक्टिकल को भी दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न आप समझिए, दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली की मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि आनत तल में एक के बल को शून्य कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए, यहाँ पे आप देखिए ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे देखिएगा चलती रहेगी। और यही जो है कि प्रैक्टिकल किया गया था यहाँ पर, तो यही प्रश्न जो है कि बन सकता है। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ से न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। यानी कि जो न्यूटन गति के नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन, और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था ये कहता है कि वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे। तो मैं ऊपर आपको बताया था 3 नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा बल एवं गति के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न देखिए, गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो गति का जो पहला नियम है इसको जो है कि जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न एक बार आपके बना था बीपीएससी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।